पता नहीं क्यों, पर केदारनाथ का नाम सुनते ही मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इस नाम के अंदर। तो फिर सोचिए एक बार, उधर जाके कितनी ज़्यादा शक्ति आप महसूस कर पाएंगे। मुझे तो यार फिर से एक बार जाना है शिव जी का दर्शन करने। ये रास्ता भी कितना खुश नसीब है जो केदारनाथ के इतने करीब है। रोज लाखों तीर्थयात्री को केदार का दर्शन करवाता है। इस रास्ते को मेरा प्रणाम। वो देवभूमि भी कितना खुश नसीब है जिसके हृदय में केदारनाथ बसा हुआ है। साक्षात शिव जी बैठे हुए केदारनाथ में। जरा सोच के देखिए, हम लोग के लिए कितना बड़ा प्रसाद छोड़ के गया शिव जी ने। जय केदारनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे तो लगता है मेरा जीवन का सारा पाप बह गया वो यमुनोत्री के यमुना में, गंगोत्री के गंगा में। उतर गया था सारा रोग जब स्नान किया था गौरीकुंड की गर्म पानी में। और केदारनाथ की हवा ने तो मेरा रास्ता ही बदल दिया, सारा बाधाएं हटा दिया। मन के अंदर जितना भी दुर्बुद्धि था सारा कुछ साफ कर दिया। ऐसा लगा किसी ने मुझे फिर से नया एक मासूम सा बच्चा बना दिया, जिसके अंदर पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है। जीवन धन्य हो गया जब मेरे आँख में ज्योतिर्लिंग की ज्योति आ पहुंची। बदन ठंडा हो गया जब केदारनाथ मंदिर की छाया मेरे बदन में पड़ी। वो पल मेरे जिंदगी का सबसे कीमती वक्त था। शुद्धता और पुण्य की घड़ा भर के मैं तैयार होके आ रहा हूँ दुनिया की सेवा करने, इस दुनिया को अपना बनाने। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो ये कोई व्लॉग नहीं है, ये बस एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि मैं चारधाम यात्रा का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं उसको लेके बात करूँगा। और खैर आप सुने भी होंगे जो मेरा एक्सपीरियंस था। वैसे तो ये कहे कि या फिर वीडियो कैप्चर करके बताया नहीं जा सकता। जब आप जाएंगे वो जो केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसका जब दर्शन करेंगे तभी आपको इसका जो पावर है आप महसूस कर पाएंगे। वैसे क्या है कि ये नहीं बताया जा सकता। सो जो भी हो, अभी तो फिलहाल और भी मैं बताया था कि इसका जो प्रोसीड्योर है रजिस्ट्रेशन से लेके एकदम एंड तक मैं बता दूंगा पूरा कैसे क्या करना होता है। मेरा रजिस्ट्रेशन मैं खुद किया हूँ। इवन ये सब कुछ मेरा जो है, मैं सब कुछ मेरा खुद का मैं ही किया हूँ। सो मैं इसको लेके एक्सपीरियंस हूँ। सो मैं जो बताऊँगा एक्यूरेट बताऊँगा। और मैं बस 2 दिन ही घूम के आया हूँ, 2 दिन हुआ बस घूम के आया हूँ चारधाम। सो मैं जो बताऊँगा, जो इन्फॉर्मेशन दूँगा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँगा। थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस भी दूँगा मैं, वो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। क्योंकि हम लोग जब गए थे हम लोग देखे थे लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेकिंग के टाइम में। ट्रेकिंग का प्रोसेस गलत है उन लोग का, ठीक है। सो मैं सब कुछ डिटेल बना दूंगा इसमें, ताकि जो लोग चारधाम यात्रा कर रहे हैं उन लोग का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो जो भी हो, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। पहले तो आपको उत्तराखंड टूरिज्म नाम का एक वेबसाइट है, उधर जाके आपको आपका खुद का एक आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो आईडी पे आप लोग लॉगिन करके उस पर आप चारधाम यात्रा नाम का एक हेडिंग आएगा, उस पर क्लिक करने से आप लोग चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो पेज में आप आ जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उस पर कॉमन सा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो फिलअप करना है, नेम एड्रेस, वो सब तो आप लोग कर लेंगे। आईडी प्रूफ में जैसे आधार, वोटर या पैन कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। और जैसे कोविड के बाद तो आप लोग को पता चल भी गया होगा कि हर जगह पे बस कोवैक्सीन या कोविशील्ड का सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है। उस पर जो नंबर लिखा हुआ रहता है, आईडी जो है उसका ज़रूरत होता है। सो उसका ज़रूर से ज़रूर आपको कैरी करना होगा।
उस पर तो देना ही होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और वैसे आपको कैरी करना भी होगा। तो जो भी हो, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो जो पेपर हार्ड, उसका हार्ड पेपर आपको कैरी करना होगा चारों धाम में, क्योंकि हर एक धाम जाने से पहले आपको वो चेक करेगा, आपको उसका डेट, उसका सारा इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, QR कोड स्कैन करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक चीज़ देखा था कि बहुत जन हम लोग के साथ हम लोग जब गए थे, बहुत ग्रुप गया था ना, बहुत मतलब बहुत सारा ग्रुप गया था। तो उसमें से मैं एक ग्रुप को देखा था कि 9 जन गया था उस ग्रुप में। तो 9 जनों में से 5 जन का रजिस्ट्रेशन हो गया था और बाकी 4 जनों का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे डेट पे था, किसी और डेट पे था। तो क्या है कि उन लोग को सबको मतलब बैक करवा दिया, पूरा 9 जन को बैक करवा दिया। तो ज़रूर से ज़रूर रजिस्ट्रेशन एकदम जिस डेट पे आप लोग जा रहे हैं उसी डेट का होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का पहले रजिस्ट्रेशन का कंफर्म, आप लोग रजिस्ट्रेशन कंफर्म करिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग टूर का डेट मतलब उसी हिसाब से आप लोग करिए। जिस टूर वाले से आप लोग कांटेक्ट कर रहे हो उससे बात कर लीजिए। हम लोग का शायद से अराउंड 25,000 और 28,000 समथिंग ऐसा कुछ किया था। सो जो भी होगा 25 to 30,000 के अंदर ही होगा। और अगर आपका लग्जरी कंफर्ट को लेके बात आए तो फिर उसका प्राइस मतलब थोड़ा सा हाई हो जाएगा। सो वो आपको खैर पता होगा उसके बारे में। सो मेन जो टॉपिक है उसको लेके बात करते हैं। वैसे हम लोग गए थे अभी गए थे उधर 5 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में -5 डिग्री सेल्सियस था। पूरा रास्ते के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ था। और हम लोग फिर बर्फ़ के ऊपर चढ़े, फिर बर्फ़ को चल के खाए, बहुत मज़ा हुआ उधर, बहुत मज़ा किया हम लोग। फिर इधर जब आया कोलकाता पे तो इधर देख रहा हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो गया। तो उधर तो नॉर्मली हर टाइम बर्फ़ रहता ही है, पूरा 12 मंथ ही बर्फ़ रहता है उधर, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। कश्मीर से स्टार्ट हुआ है और उत्तराखंड में ख़त्म हुआ है। तो जो भी हो, ये 4 धाम ही हिमालय पर्वत के मतलब बगल में ही पड़ता है। जैसे गंगोत्री के पीछे वाला जो पर्वत है वो पूरा पर्वतमाला हिमालय है, शिवालिक पर्वतमाला है, उधर गोमुख है, ठीक है। तो उन सब का मैं सब बता दूंगा इसी वीडियो में, मैं बता दूंगा वो सब इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा हूँ वीडियो बनाते हुए 4 धाम का, तो वो लोग सब मतलब कोई भी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जितना तक मैं देखा हूँ। सब लोग मतलब उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन दे के गया। मैं अभी 2 दिन हुआ घूम के आया हूँ। सो मैं पूरा अपडेटेड एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वही आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। सो ये जो केदारनाथ है, सब कहते हैं कि 16 किलोमीटर है, बट कुछ 16 किलोमीटर नहीं है। सीतापुर में हम लोग लॉज लिए थे, सीतापुर में हम लोग चंद्रलोक पे एक लॉज लिए थे और उधर से हम लोग पैदल चले केदारनाथ की ओर। हम लोग के साथ पूरा स्कैम हो गया। हम लोग सोचे थे कि 16 किलोमीटर है, बट टोटल 33 किलोमीटर्स अप एंड 33 किलोमीटर्स डाउन, राउंड ट्रिप टोटल मतलब 33 + 33 ऐसा है। सो जो भी हो, अगर आप गौरीकुंड से जाते हैं तो 29 किलोमीटर होता है। आने के टाइम में हम लोग गौरीकुंड तक आए 29 किलोमीटर। फिर गौरीकुंड से प्राइवेट कार कर लिए थे 4 किलोमीटर का, वो और चला नहीं जा रहा था किसी से, ठीक है। तो ट्रैकिंग का भी एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। सो जो भी हो, सब सीक्वेंस में बना रहेगा, सीक्वेंसली मैं बताते चलूँगा आप लोग को। सो ये केदारनाथ जो है, केदारनाथ ये 33 किलोमीटर है अप और 33 किलोमीटर डाउन। और ये यमुनोत्री जो है, कुछ लोग कहते हैं कि 4.5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ये यमुनोत्री जो है 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। और ये गंगोत्री जो है पार्किंग से लेके 4 किलोमीटर, 3.5 से लेके 4 किलोमीटर है। और अगर पार्किंग के आगे से आप लोग ट्रेक करना शुरू करते हैं, फिलहाल तो वैसे गंगोत्री ऊपर नहीं है उतना, चढ़ाई नहीं है उतना, नॉर्मल सा रास्ता है। तो गंगोत्री पे आप लोग अगर ट्रैक करते हैं तो ट्रेक करते हैं, अगर पार्किंग से आगे अगर आप ट्रेक करते हैं तो उसका 2 किलोमीटर है, ठीक है। और 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। और गंगोत्री से लेके गोमुख वो है जहाँ से गंगा बह के आया, ठीक है। गंगा तो हिमालय से मतलब बह के आया है, वो तो आप लोग को पता ही होगा।
गोमुख से मतलब गंगा का सृष्टि हुआ है जो, जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो वो गोमुख गंगोत्री से, और गंगा बहते हुए जो धाम पास में जो धाम बना उसका नाम हुआ गंगोत्री धाम, और यमुना बहते हुए जो धाम बना पास में वो हुआ यमुनोत्री धाम। तो बहुत सा ये बहुत कॉमन सा बात है। तो अभी बात करते हैं कि गंगोत्री से लेके गोमुख अगर आप लोग ट्रेक करके जाते हो तो उसका गंगोत्री से लेके 19 किलोमीटर गोमुख है। सो 19 किलोमीटर जाना, 19 किलोमीटर आना। सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और बद्रीनाथ तो खैर कुछ नहीं है। बद्रीनाथ पे जहाँ पे आप लोग का बस या प्राइवेट का रुकाएगा वो ब्रिज क्रॉस करके अराउंड 300 से 500 मीटर चलना रहता है। नॉर्मल सा पाथ रहता है, चढ़ाई नहीं रहता। सो बद्रीनाथ तो पूरा ओपन ही है। और अभी अगर बात करा जाए कि हिली सर्विस का, बहुत लोग कहते हैं कि यार हम लोग गए चार धाम गए, पर उससे 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले हम लोग कोशिश की हेलीकॉप्टर हेली सर्विस लेने का, बट नहीं हो पाया टिकट। सो मैं बता दूं आप लोग को अच्छे से, एकदम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वही आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग जब जाएंगे चार धाम उससे 1 से लेके 1.5 मंथ पहले आप लोग अगर हेली सर्विस का बुक नहीं करवाते तो टिकट नहीं मिलेगा आप लोग को। हाँ, बाद में खैर आप लोग को ब्लैक में मिलेगा बाद में आप लोग को ब्लैक में 20,000 पर पर्सन, 30,000 पर पर्सन में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। पर उसमें क्या होगा कि आपको उस पर भी कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि आप लोग कर तो लेंगे टिकट, मतलब लाइन में तो खड़े हो जाएंगे, बट अगर नीचे से कैंसिलेशन आएगा तभी आप एक का कैंसिलेशन होगा तो उसके बदले आपको लिया जाएगा। सो बात कुछ ऐसा है। सो उससे अच्छा है कि आप लोग 1 से लेके 1.5 मंथ पहले आराम से बुकिंग कर लें। और जैसे कि मैं दूसरे ब्लॉग में केदारनाथ का ब्लॉग में केदारनाथ का बारे में, फिर यमुनोत्री का ब्लॉग में यमुनोत्री के बारे में, सारा ब्लॉग में मैं डिटेल्ड बता दिया, उन सबका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डीप मैं बता दिया, बहुत एकदम डीप इन्फॉर्मेशन बता दिया। तो इसमें ये वीडियो मैं उतना डीप नहीं करूँगा, ये बस हल्का सा मैं शॉर्ट सा जो मेन टॉपिक है उसी के ऊपर बात करूँगा। सो हेलीपैड का जो बात है कि केदारनाथ हेलीपैड से सरसी हेलीपैड सबसे क्लोजेस्ट टू केदारनाथ है सरसी हेलीपैड। तो अगर आप लोग सरसी हेलीपैड से आप लोग टिकट बुक करवाते हैं हेली सर्विस का तो उसका लेता है 4,620 पर पर्सन राउंड ट्रिप का, मतलब अप एंड डाउन एक साथ 4,620 रुपये। और अगर आप लोग मीडियम रेंज में, केदारनाथ का मीडियम रेंज में रहता है फटा हेलीपैड, तो अगर आप लोग फटा हेलीपैड से करवाते हैं तो उसका 4,680 रुपये होता है सरसी हेलीपैड से राउंड ट्रिप, और 4,720 रुपये होता है आपका फटा हेलीपैड से। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गुप्त काशी से डायरेक्ट सीतापुर नहीं आते, गुप्त काशी से ही हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं। तो गुप्त काशी जो है केदारनाथ से बहुत दूर है, और सबसे दूर जो हेलीपैड है वो गुप्त काशी ही है। और गुप्त काशी से अराउंड आपका लेगा 7,750 रुपये पर हेड पड़ेगा उसका फेयर, टिकट फेयर राउंड ट्रिप का। सो ये तो हो गई हेली सर्विस का बात। और अगर बात करें खच्चर, घोड़े, पिट्ठू, बास्केट, पालकी, डोली वगैरह का, तो मैं जितना देखा हूँ कि केदारनाथ से यमुनोत्री का ये सब सर्विस ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेता है इन सब का फेयर, कि अब क्योंकि यमुनोत्री का रास्ता बहुत डेंजरस है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता भी दिया हुआ यमुनोत्री के ब्लॉग में, इंस्ट्रक्शंस भी मैंने दे दिया कि जब भी आप लोग यमुनोत्री में जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि 4 बजे मतलब निकल जाने का, जब डॉन के 4 साढ़े 4 बजे सुबह निकल जाने का कोशिश करिएगा, और 7 से लेकर 7:30 बजे के अंदर नीचे उतर जाने की कोशिश करिएगा। वरना क्या होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि 8 बजे पहाड़ी इलाका में 8 बजे सनसेट होता है, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो 8 बजे के बाद जो अंधेरा होता है उधर उतना लाइट वगैरह, फिर कुछ मेडिकल कोई मतलब सर्विस नहीं है उधर, कोई वो सब फैसिलिटी नहीं मिलेगा। सो जब आप लोग ट्रेकिंग करेंगे एक अलग से एक बैग पैक कर लीजिए, वो बस मेडिकेट के लिए रखिए, एक अलग से एक सेपरेट बैग रखिए, वो बस मेडिकेट रखिए उसमें,
जो मेडिकल का सामान होगा, डेटॉल वगैरह, 3-4 ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, क्योंकि उधर क्या होता है कि माइनस में टेम्परेचर रहता है। यमुनोत्री में भी -3 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो उधर क्या होता है कि ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन। सो बच्चों का भी ऑक्सीजन लेने का मतलब वो हो जाता है, हालत हो जाता है। जैसे मैं भी लिया था जब केदारनाथ गया था, थोड़ा बहुत मैं भी ऑक्सीजन ले लिया था, क्योंकि सांस लेने में उधर सबका प्रॉब्लम होता है। सो 3-4 ऑक्सीजन सिलेंडर तो बिल्कुल कैरी करिएगा, ज़रूर से ज़रूर कैरी करिएगा। और उसी के साथ साथ एक मेड किट तैयार रखिएगा, जिसके अंदर बैंडेज, डेटॉल वगैरह होगा। फिर जो नॉर्मल फर्स्ट एड बॉक्स जैसा होता है, एक फर्स्ट एड में जो चीज़ होता है वो सब कैरी करिएगा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उधर उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। सो दैट बाकी ट्रैकिंग का भी मैं बता दूंगा। ट्रैकिंग का जैसे आप लोग जब ट्रैक करिएगा, 1 किलोमीटर चलिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर और 1 किलोमीटर जाइए, फिर कुछ मैगी, पानी वगैरह, कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीजिए। एनर्जी ड्रिंक उधर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक से क्या होता है कि आपको चलने में बहुत एनर्जी मिलता है। इवन मैं जब गया था तो मैं एनर्जी ड्रिंक पी के जा रहा था, चल रहा था, बहुत हेल्प होता है उसमें। सो ये मैं देखा हूँ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी किया हुआ। सो और ख़ुद को ज़्यादा भारी मत रखिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आपका जो बॉडी है वो एकदम हल्का रहे, हल्का से हल्का रहे। ज़्यादा मतलब भारी कुछ खा के मत ट्रेक करिएगा, या अगर भारी कुछ खा भी लिए तो आधा घंटा बैठ लीजिएगा, ताकि वो खाना हजम हो जाए, वरना नहीं तो वही आपको वोमिटिंग के रूप से निकलेगा, ठीक है। तो जो दवाई वगैरह होगा वो सब भी कैरी करिएगा, वोमिटिंग वगैरह का, या फिर सांस लेने का जो दिक्कत होता है उसका भी एक टैबलेट आता है, वो भी कैरी करिएगा। और सर दर्द का मतलब क्या होता है उधर, कि उधर पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि उधर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा रहने के वजह से क्या होता है कि ये सर जो होता है, ये सर एकदम खींच जाता है एकदम, सो सर दर्द होने लगता है। सो उसका भी आप लोग टैबलेट वगैरह जो भी होता है कैरी करिएगा। और खांसी जुकाम का भी सिरप वगैरह कैरी करना पड़ेगा आपको। तो ये सब जो कॉमन सा बात है, ये सब मैं कह दिया आपको, बेसिक सा बात जो है मैं आपको कह दिया। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो लोग चारधाम यात्रा करेंगे या कर रहे हो, उन लोग का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं चारधाम यात्रा करके आया बस 2 दिन हुआ। तो मैं देखा हूँ लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सब कुछ देखा हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ, खुद भी एक्सपीरियंस किया हूँ, सो दैट मैं आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो जब ट्रेक करिएगा, धीरे धीरे लाठी का सहारा लेते हुए ट्रेक करिए, वरना नहीं तो पहले तो आपको लगेगा कि जोश जोश में हाँ चलो अभी बस 1 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे, पूरा चढ़ जाएंगे जितना भी है, पर ऐसा नहीं होता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर थक जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकता है। ये चेस्ट में आपको पेन हो सकता है ज़्यादा, मतलब जल्दी चलने से। सो पहाड़ी चढ़ाई है ना, तो इसलिए सो लाठी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलते रहिए। और क्या, और जैसे मैं बता रहा था आपको, यमुनोत्री में क्या होता है कि केदारनाथ से ज़्यादा लेता है ये खच्चर वगैरह, डोली वगैरह। तो अगर आप लोग यमुनोत्री जाते हैं तो चढ़ने के टाइम में डोली या पालकी जो भी हो, हम लोग की भाषा में वो पालकी कहते हैं, तो पालकी आपका लेगा अराउंड 25,000, और पिट्ठू लेगा आपका अराउंड, पिट्ठू मतलब जो बास्केट होता है पीठ में लेके जाता है, वो अराउंड लेगा आपका 18 से लेके 22,000, और खच्चर जो है वो लेगा अराउंड 8,000, 8 से लेके 9,000। और उतरने के टाइम में खच्चर लेगा आपका 4 से लेके 5,000, और पिट्ठू लेगा आपका 12 से लेके 13,000, और डोली लेगा आपका 17,000 अराउंड, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जो यमुनोत्री है ना, यमुनोत्री का रास्ता बहुत डेंजरस है, ठीक है। इवन हम लोग के साथ भी जो बुजुर्ग एक अंकल गए थे, वो इंजर्ड हो गए थे उधर गिर के, बहुत स्लीपरी रास्ता होता है।
सो इसलिए रात के टाइम पे चलना भी सही नहीं है। और जाइएगा तो अगर मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा जाते जाते आप लोग का दोपहर हो गया, सो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक टॉर्च लेके जाने का। ये इधर हेड में इधर बांधने का एक टॉर्च होता है, सो वो वाला कैरी करिए या फिर हैंड टॉर्च कैरी करिए, पर कैरी करिएगा ज़रूर क्योंकि उसका बहुत ज़रूरत होता है। और पावरफुल टॉर्च कैरी करिएगा क्योंकि वो पूरा रास्ता अंधेरा होता है, ठीक है। लाठी से ऐसे देख देख के चलना पड़ता है कि हाँ नीचे भी क्या है, आगे का रास्ता क्या है, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, वैसे बहुत सिंपल सा है। बहुत जन दर्शन करके आए, बहुत जन दर्शन कर भी रहा है, उतना भी कुछ झोल झमेला नहीं है, इजी बात है। बस आपको क्या, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी, खुद को लेना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी इलाका वैसे ही मतलब बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग जब गए थे तो उधर वैसे पहले मैं बता दूं केदारनाथ पे अगर चढ़ाई के टाइम में अगर आप लोग डोली करवाते हैं तो उसका अराउंड प्राइस लेगा आपका 18,000 ऐसा कुछ लेगा। 18 से लेके 19,000 ऐसा कुछ पूछा था जब मैं, ऐसा ही कहा था। मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एकदम एक्यूरेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। और पिट्ठू का जो है वो 14 से लेके 15,000 उठने का मतलब चढ़ने का, और खच्चर वगैरह का 7 से लेके 8,000, और उतरने का खच्चर से आपका 2,500 से लेके 3,000 में हो जाता है, और पिट्ठू का 7 से लेके 8,000, और डोली का 14 से लेके 15,000। ये सब आपका वेट के हिसाब से होता है। ये पिट्ठू और डोली जो होता है ना, ये आपका वेट के हिसाब से इसका प्राइस होता है। आपको वेट कम होगा तो इसका प्राइस भी कम होगा, आपका वेट ज़्यादा होगा तो इसका प्राइस भी ज़्यादा ही लेगा। सो ऐसा होता है। तो जो भी हो, हम लोग जब गए थे ना केदारनाथ, तो हम लोग पूरा तो बर्फ़ के ऊपर चले थे। तो हम लोग जब गए थे उससे कुछ दिन पहले उधर स्नोफॉल हुआ था। तो वैसे तो हम लोग स्नोफॉल नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग जब गए थे उससे 6 दिन पहले हुआ था स्नोफॉल। और हम लोग जब गए थे हम लोग बर्फ़ में चढ़े, बर्फ़ छुए, बर्फ़ खाए, ठीक है, ऐसे कुचल के खाए बर्फ़, मोटा सा एकदम हार्ड जो बर्फ़ होता है। क्या होता है कि हम लोग जब गए थे उससे कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, और हम लोग जब आए उससे कुछ जैसे कल को एक हादसा हुआ। यमुनोत्री से जाने वाला एक बस, 25 जनों का एक बस खाई में गिर गया, उसमें से 5 से 6 जन स्पॉटेड हो गया एकदम। बाकियों का खैर एक्सट्रीम लेवल में हालत है, ठीक है, एक्सट्रीम जो होता है। और हम लोग जब गए थे उससे ही एक दिन पहले केदारनाथ बंद कर दिया गया था क्योंकि बर्फ़ का जो स्तर होता है, बर्फ़ का जो चादर होता है वो गिर के एकदम रास्ते में कोलैप्स हो गया था बर्फ़। सो रास्ता बंद करना पड़ा था केदारनाथ पे। हम लोग ये सोच के गए थे कि जो होगा देखा जाएगा, हर हर महादेव के नाम पे चढ़ते हैं। तो हम लोग लकीली अच्छे से दर्शन, पूर्ण आनंद के साथ दर्शन करके एकदम, जब हम लोग दर्शन किए वो ज्योतिर्लिंग का, पूरा मन के अंदर से पूरा मन प्रफुल्लित हो गया था। सो बहुत अच्छा लगा वो दर्शन, सच में वो कह के नहीं बताया जा सकता। या वीडियो आप लोग ब्लॉग देखे भी होंगे, ब्लॉग में भी आप लोग को मतलब उतना फील नहीं हो पाया होगा। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि जो लोग घर बैठे हैं वो लोग एकदम बढ़िया से मतलब देख के लगे कि हाँ एकदम रियल है, वो लोग ही जा रहे हैं दर्शन करने, ऐसा लगे उन लोग को। मैं ऐसे तरीके से बनाने का कोशिश किया हूँ, एकदम रॉ वाला फुटेज ही मैं डाल दिया, कोई उतना ज़्यादा एडिट नहीं किया मैं, ताकि जो लोग घर बैठे चारधाम नहीं जा पा रहे वो लोग को भी चारधाम का जो फील लेना हो तो चारधाम वो लोग दर्शन कर पाए मेरे ब्लॉग से। सो हर मंदिर के अंदर ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं होता है। जितने भी मंदिर आजकल का तो सारा मंदिर के अंदर कोई भी वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता है। फिर भी मैं रिस्क लेके मतलब खींचता हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग का दर्शन हो जाए, एकदम जो संपूर्ण दर्शन जिसको कहते हैं वो आप लोग का हो जाए। उसके लिए मैं बनाता हूँ, रिस्क लेके वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। सो बहुत रिस्क लेके कोशिश करके बनाता हूँ। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा अगर नहीं भी लगता है
मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या, और थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। वैसे फिर हम लोग जब गए थे एक दिन पहले वो बंद हो गया था केदारनाथ का रास्ता, फिर हम लोग जब गए तो फिर खोल दिया। ठीक है, एक्चुअली होता क्यों है मैं बताता हूँ आप लोग को। ये जब बर्फ़ गिरता है ना, स्नोफॉल होता है ऊपर, बर्फ़ गिरने के बाद वो बर्फ़ का जो चादर होता है ना, वो एक चादर बन जाता है और धीरे धीरे वो मोटा होता जाता है। और उसके बाद एकदम से जब नीचे से मतलब गर्मी बढ़ना चालू होता है, मिट्टी से जब ग्राउंड से जब गर्मी बढ़ना चालू होता है, तब वो बर्फ़ क्या होता है कि फिसल के एकदम आगे की तरफ एक फोर्स क्रिएट करता है और बर्फ़ गिर के मतलब कोलैप्स कर जाता है रास्ते में। सो ऐसा बात है। सो इस वीडियो को मैं सोचा था कि ज़्यादा डीप नहीं बनाऊंगा, फिर भी बहुत ज़्यादा डीप हो गया। मतलब अराउंड 25 मिनट का वीडियो होने वाला है ये। सो और ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वैसे तो जितना डीप इन्फॉर्मेशन देना था मैं सबका सेपरेट ब्लॉग में दे चुका हूँ। केदारनाथ के ब्लॉग में केदारनाथ का, यमुनोत्री के ब्लॉग में यमुनोत्री का, सबका मैं बना चुका हूँ, अच्छे से डिटेल ब्लॉग बना चुका हूँ। बस यही मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस दूंगा इस ब्लॉग में और बताऊंगा इसका जो प्रोसीड्यूर है, कैसे जाना होता है रजिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ एंड तक मैं आपको बताऊंगा बोला था और बता भी दिया। सो अभी तो फ़िलहाल के लिए ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और जो भी लोग अभी जा रहे चारधाम यात्रा करने या गए भी होंगे, चालू कर भी दिए होंगे, वे रास्ते में हैं, उन लोग का यात्रा शुभ हो। अच्छे से दर्शन करिए, दर्शन का पूर्ण आनंद लेते हुए उसका एकदम पुण्य का घड़ा लेके आइए, आके दूसरों का मदद करिए, दूसरों का हेल्प करिए। और क्या, बस इतना ही। सो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।